हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कल हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स, जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और किस तरह से वो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा बहुत है। वर्तमान में बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखो, इससे पढ़ने से पहले आपका कॉन्सेप्ट ये डेवलप होना ज़रूरी है कि रिसोर्सेज के यूज़ और रिसोर्सेज के कंजर्वेशन, रिसोर्सेज का यूज़ और उसके उपभोग, कंज्यूम में क्या अंतर है। सारी बातें समझ में आ जाएगी अगर दो ये चीज़ समझ में आ गई तो। रिसोर्सेज का यूज़ और रिसोर्सेज का कंज्यूम, ठीक है। यूज़ का मतलब होता है बेसिक नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का प्रयोग करना। जैसे फूड चाहिए आपको, और फूड केवल मनुष्य को नहीं चाहिए, ह्यूमन बीइंग को नहीं चाहिए, पेड़ पौधे जीव जंतु हर किसी को भोजन चाहिए होता है। आश्रय चाहिए, कहीं रहने के लिए मकान, बेसिक नीड ये है। वाटर चाहिए पीने के लिए और लाइफ के दूसरे कामों के लिए। कंज्यूम का मतलब होता है जब हम अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना लेते हैं कि पौधों का या नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग जो है अंधाधुंध तरीके से अपने कंफर्ट के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को दौलतमंद साबित करने के लिए, मतलब उसका उपभोग करना शुरू कर दें, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंज्यूम करना कहते हैं। मतलब बेसिक नीड से ऊपर, जैसे एक बेसिक नीड है गर्मी में आपका फैन चलता रहे, ठीक है, बेसिक नीड ही होगी अब तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके घर में एसी है तो ये क्या है, ये उपभोग की वस्तु में आ गया। क्यों? क्योंकि इससे आप वो टेम्परेचर बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो नेचर ने आपको जून के महीने में दिया है, ठीक है। आप सर्दियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या होगा, यह एक आपको पता है फैन लगा हुआ हो तो ये इतनी गर्म हवा फेंकता है कि आपका जो सारा इन्वायरमेंट है बाहर का वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जैसे आपने देखा ओजोन 3 वो खराब होने लगती है। और इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी गहरी खाने खोदने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई जिसे पहले मनुष्य असंभव समझता था। तीसरा है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन का दबाव है तो एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ गई। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्टर हैं भाई, ये एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के पास टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास रिसोर्सेज को दोहन करने का साधन हमें मिल गया, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन के कारण दो, एक तो हैबिटेशन के लिए जगह चाहिए बसने के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए हमने जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करने के लिए खाने खोद रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज बाहर निकाले जा सके, फैक्ट्रियां चला सके, इंडस्ट्रीज चला सके, लोहा कोयला उनका अधिक दोहन हो रहा है। इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए फिर रेलवे ट्रैक हम बिछा रहे हैं, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है उसको खराब करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही एक हथनी का केरल में डेथ हो गई, आपको पता ही है, बड़ी समाचारों में रहा, सारे देश में गुस्सा था। और वो हथनी प्रेग्नेंट थी और उसने एक पाइन एप्पल खाया था जिस पाइन एप्पल में विस्फोटक सामग्री थी, बहुत ये न्यूज़ में आया है। वो विस्फोटक सामग्री
क्यों रखी थी, किस लिए रखी थी, और जानवरों को इस तरह से क्यों शिकार बनना पड़ रहा है इन विस्फोटक सामग्री का। ये कहा जाता है कि मनुष्य और एनिमल में क्राइसिस पैदा हो गए हैं, टकराव है मनुष्य और जानवर में। जानवर इतना टकराव का कारण नहीं है जितना मनुष्य है। क्यों? जिस एरिया में जानवर रहते हैं, मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, और प्रोटेक्टेड एरिया में अगर फूड खत्म हो गए, प्रोटेक्टेड एरिया भी किसने बनाया? मनुष्य ने बना दिया, भाई इतने यहाँ तक रहो तुम। और आपको मैं बता दूं, केवल 14-15% जीव जंतु ही हमारे इन प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, बाकी ऐसे ही घूमते हैं भोजन की तलाश में। यहाँ पानी के या फूड के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल आते हैं जैसे खेती वगैरह पे, तो क्राइसिस पैदा हो जाते हैं मनुष्य के लिए। जैसे हाथनी ने विस्फोटक जो पदार्थ खाया, ये उसके लिए नहीं था। केरल में जंगली सुअर बहुत ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वो जानवर जो है किसानों की जो फसल है वो बर्बाद कर देते हैं। उनको मारने के लिए किसानों ने ये विस्फोटक, ये तरीके यूज किए हुए हैं कि ये खाएगा और मर जाएगा। अब मनुष्य का भी ये तर्क थोड़ा सा सही है कि अगर वो इतनी जी तोड़ मेहनत करके फूड प्रोडक्ट कर रहे हैं और जानवर उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट कहीं और दिखा। वो प्रेग्नेंट थी हथिनी और काफ़ी तड़प तड़प कर वो मरी। तो इस तरह से जंगली जानवरों और मनुष्य के बीच में ये संघर्ष चलता आ रहा, और इसी संघर्ष की वजह से मनुष्य पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लास्ट में पड़ेगा, लेकिन जानवर खत्म हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है। पशु पक्षी जिस चीज पे डिपेंड होते थे, आपको पता है हर जीव जंतु का एक इकोसिस्टम होता है। इसमें इकोसिस्टम में वो रहते हैं, उनका एक पौंड होता है, पौंड में मछलियाँ होती हैं, यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, इस पेड़ पौधे पे वो घोंसले बनाते हैं, इस पेड़ पौधे पर हजारों कीट पतंगे होते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और बायो ऑर्गेनिज्म पर ये पशु पक्षी जो है रहते हैं। अब ये पेड़ जो है सबसे ज़्यादा, आपको पता है 2 रिसोर्सेज पे ज़्यादा खत्म हुए, एक वनस्पति खत्म कर दी, पेड़ पौधे खत्म कर दिए, काट दिया। दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, तालाब, नहरें, कुएं, वो सूख गए। ठीक है, और इस वजह से जो इकोसिस्टम बना हुआ था एक जगह का, वो इकोसिस्टम टूट रहे हैं, और कई पशु प्राणी जीव जंतु वो इतने मतलब खतरे में आ गए हैं कि कईयों की तो प्रजाति जो है वो नष्ट हो चुकी है, उनका तो धरती से अंश ही उठ गया, वो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जैसे आपको पता है गिद्ध, बड़ा सा पक्षी आपने देखा होगा, बहुत लंबी चोंच वाला, और बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, और मरे हुए जो जानवर हैं उनको खाता है। आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु कीटाणु वायरस जो भी हैं, वो सबसे क्लीन मेकर होते हैं पृथ्वी को। अगर वो ना हो तो जो जानवर हैं, सले गड़े पत्ते हैं, जिनको वो कंजर्व करता है सोयल या ह्यूमस में, सोयल को ह्यूमस की ज़रूरत होती है ना उपजाऊ होने के लिए, ये ऑर्गेनिज्म उसको बदलते हैं। ये एक दिन में हड़ताल पे भी चले जाए ना बच्चों, जैसे मनुष्य हड़ताल करते हैं, तो सारी पृथ्वी कूड़े से लद सकती है आपकी, डिस्पोज नहीं होगी कोई चीज़ें उनके बिना। इसका मतलब प्रकृति ने सारी चीज़ें, वायरस, जीवाणु कीटाणु जो भी बनाई हैं, वो सारी चीज़ें मनुष्य की हेल्प के लिए बनाई थी, लेकिन मनुष्य ने इनकी कदर नहीं की, और आर्टिफिशियल माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें खत्म होती जा रही। जैसे मैंने बताया था गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खाता है, साफ करता है एनवायरनमेंट को। ये तो चिड़िया सी बन गई, गिद्ध बहुत बड़ा होता है चिड़िया से। तो वो हरियाणा और खासकर उत्तर प्रदेश, मतलब जहाँ भी जानवर हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ गिद्ध होते हैं।
और एक एक जानवर के चारों ओर 50-50 गिद्ध होते थे, वो उनको खाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, जानवरों को डाइक्लोविन की एक गोली दी जाने लगी। आपको पता है ये पेन किलर होती है डाइक्लोविन, और इसकी वजह से मरे हुए जानवरों में ये डाइक्लोविन की टैबलेट जाती थी। तो एक साल्ट होता है जिसमें डाइक्लोन, जिससे जो ये गिद्ध है इसके गुर्दे फेल हो जाते थे और ये मर जाते थे। अब हरियाणा में पिंजौर में इनको बचाने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, गिद्ध प्रिजर्वेशन सेंटर। अब कुछ गिद्ध ऐसे हुए हैं हरियाणा में कि वो उड़ाने लायक हुए हैं और दोबारा से गिद्ध इन्वायरमेंट में आए, नहीं तो गिद्ध खत्म हो चुके थे। कई बार आपने रेंडियर का नाम सुना, रेंडियर ये सेंटा क्लॉज का, ये माना जाता है कि सेंटा क्लॉज का सवारी है ये। सेंटा क्लॉज आपको पता है ना, क्रिसमस के दिन बच्चों को जो है वो बांटने के लिए आता है। तो सेंटा क्लॉज का ये जो है, अभी पीछे एक स्टडी आई थी एक न्यूज़पेपर में, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, ये खत्म होते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा कि सेंटा क्लॉज के पास, ये माना जाता है, कल्पना है, जैसे हमारे यहाँ विष्णु का वो माना जाता है, गरुड़ पक्षी माना जाता है। तो वो सेंटा क्लॉज को ये रेंडियर खत्म मिलेंगे। यहाँ ऐसे सींग होते हैं रेंडियर के। क्यों? क्योंकि लोग जो है अंटार्कटिका तक पहुंच गए। ये अंटार्कटिका का जीव है, आम जगह तो कहाँ छोड़ेंगे वनस्पति और पेड़ पौधों को। अंटार्कटिका का ये पशु था और वहाँ भी लोग पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा इनकी कीमत मिलती है बाजार में, इस वजह से ये इनको मारा जा रहा है। और आपको पता है अंटार्कटिका किसी देश के अंडर तो आता नहीं है कि उस देश की सरकार कानून बनाए, कोई लॉज बनाए जिसके द्वारा रेंडियर को बचाया जा सके। तो इस वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां, जैसे मैंने डोडो पक्षी की कहानी सुनाई थी कि किस तरह से डोडो पक्षी खत्म हो गया है मलेशिया में, और उसकी वजह से मलेशिया में अब क्या खत्म हो गए हैं, डोडो के कारण गूलर के पेड़ खत्म हो गए हैं। क्योंकि गूलर का बीज जो है वो डोडो पक्षी के पेट से जो एक्सक्रीट निकलता है उससे बनता है, मतलब उसका खोल उतारने में कामयाब होते हैं। तो भारत में भी हजारों तरह की स्पीसीज हैं। अगर आप अपने दादा परदादा से बात करें तो वो बताएंगे आपको किस तरह से हिरन बहुत झुंडों में चलती थी हमारे खेतों में भी, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। गीदड़ खत्म हो चुके हैं, रिछ खत्म हो चुके हैं, जो ऐसे आम घूमते थे जानवर वो खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य फैल गया हर जगह, और मनुष्य ने जो है वो वनस्पति पेड़ पौधों, जो उनका आश्रय था, जानवरों का आश्रय क्या होता है, पेड़ पौधे ही तो होते हैं। पेड़ पौधे छीन लिए तो जानवरों का आश्रय और फूड दोनों चला गया। आश्रय और फूड दोनों चला जाएगा तो पेड़ पौधों ऑटोमेटिकली जानवर जो है खतरे में आ जाएंगे। इसी तरह पेड़ पौधों की बात है। हिमालय पर्वत में इतनी जड़ी बूटी होती थी कि ये कहा जाता है कि मरे हुए को भी जीवित हो जाती थी। अब ये जड़ी बूटियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब इन्हें कोई पता नहीं है इनका कि कहाँ है। तो इस तरह से डेवलपमेंट के कारण, रिसोर्सेज के दोहन के कारण, गलत तरीकों से यूज के कारण, पॉपुलेशन की वजह से, डेवलपमेंट कार्यों की वजह से और टेक्नोलॉजी यूज से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है पृथ्वी का। आज हम इसी चिंताओं को पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ के 1-2 पेड़ तो जरूर लगाना ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। देखो, मनुष्य ये सोचता है कि इन सबको मार के मैं तो जीवित रहूंगा, ये उसकी भूल है। क्योंकि मनुष्य भी तो इसी नेचर से बना है ना। अगर नेचर के ऐसे स्पोर्टिव पक्ष खत्म हो जाएंगे और आने वाले 100 सालों में अगर पॉपुलेशन जो है, पहले पृथ्वी इतनी बड़ी होती थी कि पृथ्वी को कोई नाप नहीं सकता था भाई,
हैं, ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन 1 करोड़ 2 करोड़ विश्व की हुआ करती थी, 1 करोड़ भी नहीं, लाखों में हुआ करती थी जब ग्रंथ लिखे गए। आज पृथ्वी छोटी पड़ गई है मनुष्य के रहने के लिए, और आने वाले 100-200 सालों में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो मतलब बसने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर फूड, तो कैसे रहेगा मनुष्य भी धीरे 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 मनुष्य जो को सपोर्ट करने वाली जो चीजें वो खत्म हो जाएगी, तो मनुष्य भी जीवित नहीं बचेगा। अब ये कंसर्न बढ़ रहा है भाई कि कैसे हम बचा सकें। नरक माय लॉर्ड, ये स्टोरी शुरू हम करते हैं, ये बंगाल की स्टोरी है। नरक माय लॉर्ड, यू आर द क्रिएचर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेपास। आप इस संसार में म्यूजिक को क्रिएट करने वाले हैं। ओ नरक, ओ माय लॉर्ड, है मेरे स्वामी, लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू, मेरे को आप डेडिकेट करने दो। क्या क्या करने दो? लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग, झरनों से आपका म्यूजिक बटोरने दो, नदियों से, माउंटेन से, फॉरेस्ट से, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स से। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू, मुझे ये म्यूजिक इकट्ठा करने दो, बटोरने दो और आपको समर्पित करने दो। मतलब हर जीवन के हर उसमें संगीत है, और ये अहम इम्पोर्टेंट रखता है। वेस्ट बंगाल की स्टोरी थी। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, इस पृथ्वी पर बहुत सारी, आपको पता, जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवाणु, कीटाणु, वायरस आते हैं, बैक्टीरियाज, लिशंस टू बनियान ट्री, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल, मतलब छोटे से लेकर, वायरस से लेकर एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक की जीव जंतु हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन द इमिनेंस बायोडाइवर्सिटी, और ये जिसके जो चारों ओर हमारे वातावरण है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब बहुत तरह के पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वी ह्यूमन अलोंग with all living organism from a complex web of ecological system, और हम इनके साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाकर रहते हैं जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं हम किसी न किसी तरीके से। वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस, और अपने अस्तित्व के लिए हम इस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, अगर आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि आप इस इकोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट हैं। अगर ये इकोलॉजिकल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो आपका एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लैनेट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोयल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। देखो, प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? वस्तुओं को रिक्रिएट करते हैं। गंदी हो गई उसको दोबारा बनाते हैं। कैसे? प्लांट्स, आपने ऑक्सीजन छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसने उसको साफ किया, किस में बदल दी? ऑक्सीजन में बदल दी, और एयर आपके पानी आपके यूज के लिए सही हो गई। इसी तरह पेड़ पौधे, आपने पानी को गंदा किया, समुद्र में भेज दिया, पेड़ पौधों के ने उसे सोखा, नीचे भी पानी लिया, फिर वेपोरेशन हुई, बादल बने, और बादल से दोबारा ये साफ होकर नीचे पृथ्वी पर आया और आपके यूज के लिए फिर हो गया। इसी तरह फूड, गला सड़ा भोजन जो है वो आपने एक्सक्रीट किया, ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु, बैक्टीरियाज, उन्होंने उनको खाद में बदला, दोबारा वो सोयल का पार्ट बने और आपके लिए फूड प्रोडक्शन में काम आए। देखो कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं। विदाउट वी कैन नॉट सर्वाइव, हम इनके बिना बच नहीं सकते। लेकिन ये मनुष्य को अब गर्व है, घमंड है, हो गया है कि वो इसके बिना बच सकता है। वो आंखें मूंद के काम कर रहा है। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, और जो पेड़ पौधे हैं वो मेन है इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए। और नेचर ने इसीलिए इनको ऐसा बनाया है कि अगर इसे कोई ना बोए, बस काटे ना, बो मत,
आप कुछ भी ना करो, कुछ मेहनत मत करो, पानी मत दो, कुछ ना करो, बस इनको काटो मत, ये तब भी बहुत मात्रा में उग सकते हैं। हवा है, चाहे कितनी आप गंदी कर लो, लेकिन फॉरेस्ट को उगने दो, वो अपने आप इसको ठीक कर देंगे। पानी आप कितना भी यूज करो, बट फॉरेस्ट को उगने दो, आपको पानी भरपूर मिल जाएगा। तो एक मेन पार्ट क्या है, फॉरेस्ट है इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, एज दिस वी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि साथ साथ में तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होते हैं ये भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है, दूसरे ये प्रकृति को बैलेंस रखते हैं। डायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होती है? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है पेड़ पौधों में डायवर्सिटी, और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मीन उन्हीं वस्तुओं में, जैसे पेड़ पौधे हैं उन्हीं में डायवर्सिटी, ठीक है ना। तो बहुत डायवर्सिटी है, बहुत भिन्नताएं हैं, बहुत भिन्न भिन्न के पौधे, जानवर, पेड़ सब हम इस धरती पे हैं, और सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज इमिनेंसली रिच इन विल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in form and function that closely integrated in a system through multiple network of interdependence। और ये कब है? जब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और ये तब ये स्पीसीज जो हैं वो सरवाइव कर पाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या डाइवर्सिटी है भारत में। फ्लोरा और फोना में क्या क्या? फ्लोरा और फोना का मतलब वन्य जीव और वनस्पति। वनस्पति वन्य जीव मतलब जो जानवर हैं वो, और वनस्पति मीन्स जो पेड़ पौधे हैं वो। फ्लोरा देख ले, इफ यू लुक अराउंड, अगर आप देखोगे, you will be able to find that there are some animals and plant which are unique in your area। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कुछ प्लांट और कुछ पेड़ पौधे वो यूनिक होते हैं, मतलब कम ही मिलते हैं उन जैसे। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। इंडिया एक ऐसा रिच कंट्री है इस मामले में। क्योंकि इंडिया रिच क्यों है बच्चों? क्योंकि इंडिया में हर तरह के सीजन हैं, हर तरह के मौसम हैं, हर तरह की धरती है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, और कहीं नीलगिरी के पहाड़ियाँ हैं, कहीं हिमालयन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती ये पहाड़ियाँ हैं। मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी हमारे पास, समुंदर हैं, नदियाँ हैं, हर तरह की डाइवर्सिटी है, और उस क्लाइमेट है, और उस क्लाइमेट और डाइवर्सिटी के आधार पर जो बायोलॉजिकल और फ्लोरा और फना में डाइवर्सिटी है वो है। अगर आपका देश एक ही तरह की सीजन वाला, एक ही तरह की टोपोग्राफी और एक ही तरह की क्लाइमेट वाला देश होता तो इतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होती। इन टर्म इज of its vast array of biological diversity, this is possibly twice or thrice the number yet be discovered। जो हमें दिखाई देती है ना, उससे मतलब 2 गुना 3 गुना तो हम अभी तक खोज ही नहीं पाए हैं। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि किस तरह से भारत में भिन्न भिन्न तरह की ऐसे स्पीसीज हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फना आर सो integrated in our daily life that we take integrated in our daily life that we take these granted, but literal they are under great stress mainly due to the intensively our environment। और अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है, हमारे इनका खतरा बढ़ गया है कि ये मनुष्य की गतिविधियों के कारण अब प्रेशर में है, स्ट्रेस में है। एक्टिविटी करनी है आपने। फाइंड आउट द स्टोरी प्रिवलेंट इन योर रीजन्स
आपके क्षेत्र में स्टोरी विच अबाउट द हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। किस तरह के तरीके मनुष्य अपनाता था ताकि प्रकृति खत्म ना हो। देखो अगर हम हिंदू ग्रंथों को देखें ना, वेदों को, और दूसरे में उसमें पेड़ लगाना एक महान कार्य है। फॉरेस्ट को देवता माना गया है, वरुण देवता, अरुण देवता, वन देवता, सूर्य देवता। हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे। प्रकृति की पूजा जरूरी है ना, प्रकृति से ही हम बना। हम भगवान का मतलब भी तो यही होता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, इन चीजों से हमारा शरीर बना है, तो हम इन्हीं की पूजा करते थे। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा बहुत बाद में स्टार्ट हुई। जो हमारा सनातन धर्म है उसमें तो बहुत सारी, आज भी हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं? पीपल की पूजा इसलिए नहीं करते कि क्योंकि इसमें भूत रहता है या वो, क्योंकि ये दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। त्रिवेणी लगाने का हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है। हम खेत में खेत देवता बनाते हैं और जो एक जोहड़ बनाते हैं जिसमें एक पूरा इकोसिस्टम फलता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, और बहुत सारे हरियाणा में नहीं तो सारे सारे भारत में ऐसे रीति रिवाज हैं जो नेचर को सपोर्ट करते हैं। आप भी अपनी ऐसी चीज़ों को ध्यान से देखो अपने आसपास, जिससे प्राचीन काल में या अब हम नेचर और ह्यूमन बीइंग में कोई झगड़ा नहीं पाते, बल्कि मनुष्य नेचर का बड़ा सम्मान करता है। Some estimates suggested that at least 10% of India recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. लेकिन खतरा यहाँ बढ़ गया है कि 10% तो फ्लोरा मीन्स वनस्पति, और मैमल 20% इसके जानवर, वो अभी ऐसी लिस्ट में हैं जो खतरनाक, थ्रेटेंड, चेतावनी भरे हैं, मतलब ये कभी भी खत्म होने के कगार पे हैं। Many of these would be now categorized as critical, that is an average of extinction, like the chitta, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, plant like मधुका, जिसे महुआ कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महुआ का जिक्र आता है, जिससे सोम रस बनता था। एंड हबिरेडिया हेप्टेनेरियन, ये एक स्पीसीज है ग्रास की, ये सब खत्म हो गए हैं। क्रिटिकल माने हैं जो गंभीर स्थिति में है, जो खत्म होने की स्थिति में है। जैसे चीता है, एशियन चीता, वो खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। अफ्रीका में कुछ बचे हुए हैं। पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्यूल, ये सब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये रेयरली हमें दिखाई दे रहे हैं। और इनको दोबारा से ब्रीडिंग करवाने के लिए क्या क्या कोशिश की जा रही है कि इनको दोबारा से इनको प्रिजर्व किया जाए, और कहीं ना कहीं ने सुरक्षित स्थानों पर इनका प्रजनन करवाया जाए। जैसे पीछे आया था एक, जैसे थाईलैंड में एक विशेष तरह के हिप्पोपोटामस हैं, शायद जंगली भैंसे हैं वो, और वो दुनिया में 2-4 ही उसी टापू पर बचे हुए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि उनको वहां से निकाल कर कोई ऐसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए जहां उनकी जनसंख्या बढ़ सके। मतलब बहुत सारी संस्थाएं ये काम कर रही हैं, मतलब जानवरों को बचाने के लिए। तो ये चीजें हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पेसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि कितनी जो स्पीसीज हैं वो खत्म हो चुकी। टुडे ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल एंड प्लांट दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड प्लांट। ये चीज़ तो हमें प्लांट और एनिमल तो दिख जाते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे इंसेक्ट हैं, जीव जंतु हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे जब हम छोटे छोटे थे तो तीज नाम की एक छोटा सा लाल रंग का प्राणी दिखता था, बहुत ही सुंदर। अब वो दिखाई नहीं देता। ये इनका पता ही नहीं है कि ये कितने खत्म हुए हैं।
वेनिशिंग फॉरेस्ट, जंगल खत्म हो चुके हैं, और यहाँ आपको डाटाज बताया जाएगा कि कितने हमारे देश में जंगल खत्म हुए। द डायमेंशन ऑफ द डिफोरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टेयर, which is 24.16% of the total geographical area। और ये भी अभी बड़ा है, और ये भी बड़ा भी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसी स्टेट्स में। हरियाणा पंजाब वालों ने तो खत्म ही कर रखे हैं। 24% वन है, लेकिन ये भी मत समझो कि ये 24% वन है। घने जो वन हैं वो 12% रह गए हैं आपके पास। जो ओपन पेड़ पौधे खड़े हैं वो हैं 14% है। एंड मैनग्रोव्स वो होते हैं जो समुद्र के किनारे खड़े हैं भाई, समुद्र के। आपको पता है मैनग्रोव्स का कितनी बड़ी भूमिका रही थी 2004 में जब सुनामी आई थी। इतनी ऊंची लहरें जो है 30-30 फीट की समुद्र में उठी, और बहुत सारी जान माल की तबाही हुई सुनामी की वजह से। लेकिन पश्चिमी बंगाल में ये मैनग्रोव इधर खड़े हैं, तो इस वजह से इन किनारों पर जो सुनामी टकराई, ये इन जवारिया वनों ने, इन्हें जवारिया वन बोलते हैं भाई, इन्होंने मैनग्रोव्स ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया और बहुत सारे जान माल की हानि बचा ली। ओके, तो किस तरह से पेड़ पौधे, एक आपने देखा होगा कि लैंड, अगर कहीं पर मान लो रेगिस्तान, मिट्टी उड़ती है, तो अगर चारों ओर पेड़ पौधे उगा दिया जाए तो वो हवा के फ्लो को कम कर देते हैं और मिट्टी उड़ती नहीं है। तो कैसे आपके लिए हर जगह तो आपके लिए खड़े हैं वो, फिर क्यों काट रहा है मनुष्य इसको? क्योंकि उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज बाई 3,775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। सरकार के बहुत प्रयासों के बावजूद अब बड़ा है कुछ एरिया, 3775 किलोमीटर हो गया है। बड़ा है मतलब हो गया नहीं, मतलब इतना बढ़ गया है। 2013 में इससे कम था। However, the apparent increase in the forest cover is due to the conservation measure, management intervention and plantation etc. is different agencies। अब हम लगाते हैं कि जो रिसोर्स, ये जो स्पीसीज हैं वो कितने तरह की हैं। लेट अस now understand the different category of extinction plant and animal species based on the International Union for Conservation Nature and Natural Resources। एक है भाई UN की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसे बोलते हैं IUCN। IUCN की रिपोर्ट जारी होती है। रिपोर्ट उसमें एक बुक होती है, डाटा बुक। उसमें अगर कोई भी जानवर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है गंभीर में, तो रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है उसको। इस तरह की कई तरह की लिस्ट होती है उनकी। ऐसे जानवर जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, ऐसे जानवर जिनकी संख्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कुछ ही बचे हैं, कहीं कहीं बचे हैं, ऐसे जानवर जिनकी संख्या पृथ्वी से ख़त्म ही हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी में ये लिस्ट आती है। तो बहुत सारे जानवरों के बारे में आप पढ़ोगे कि वो कैसे ख़त्म हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।